इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन हैरत अंगेज तौर पे 41,000 टन बताया जा रहा था। इतना ज्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ था जितना इस ऑयल प्लेटफॉर्म पे लगाया गया था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक एक इंच करके इसको धकेला गया और फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रख दिया गया। टग बोट्स की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिप यार्ड से दूर ले जाया गया जहां से इसको इस मरीन वेसल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 98,000 टन का वजन आसानी से कैरी कर सकती है और इसी पर एपोमेटिक्स को दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाना था। अगली सुबह एपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पे फ्लोट करने लगा। टग बोट्स की मदद से प्लेटफॉर्म को मजीद डीप वाटर तक खींचा गया जहां ये मरीन वेसल पहले से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और मैनेजमेंट के सर पर एक तलवार सी लटक रही थी। अब सुपर टाइफून सिर्फ 48 आवर्स दूर था और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वैसे वैसे समंदर में उसकी निशानियां भी उभरने लगी थी। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था जो एपोमेटिक्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। अगला लम्हा बहुत ज्यादा नाजुक था। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पे लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए पहले वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक्स में पानी इनटेक करती है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। फिर टग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर लेकर जाती हैं और फिर आखिर में वेसल पानी को वापस बाहर निकालती है जिसकी वजह से वेसल ऊपर की जानिब उठ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता है जितना आपने इस एनिमेशन में देखा। इस काम के लिए समंदर का पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया तो एपोमेटिक्स सही अलाइनमेंट में वेसल के ऊपर नहीं लोड हो पाएगा और ये चीज़ वेसल और एपोमेटिक्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफ़ी तेज़ी थी। लहरों और तेज़ हवाओं की वजह से ये काम करना मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था और सारी टीम का स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो चुका था। खुशकिस्मती से मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से टीम को अगली सुबह सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया जिसमें चांसेस थे कि समंदर पुरसुकून रहेगा। इन 2 घंटों में अगर ये काम ना किया गया तो फिर इसके बाद और कोई चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था। सुबह सवेरे जैसे बताया गया था समंदर पूरी तरह से पुरसुकून था। पहली फुर्सत में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर खींचकर लाया गया और वेसल ने उसको पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले एपोमेटिक्स आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा करने में कामयाब हो चुका था। शेल ने अपने ऑयल प्लेटफॉर्म को सुपर टाइफून से बचाकर पहला चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे और कोई चैलेंज नहीं आने वाला। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में ऑयल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया क्योंकि 4 मॉड्यूल्स ऐसे थे जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। मॉड्यूल्स को एक एक करके प्लेटफॉर्म पे फिट किया गया और एक बार फिर से इसको 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया जहां इसको अगले 40 सालों तक रहना था। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह एपोमेटिक्स पानी में फ्लोट कर रहा है यहाँ समंदर का बॉटम 7,400 फीट डीप है। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें लगभग 3 बुर्ज खलीफा फिट आ सकते हैं। लेकिन जिस ऑयल वेल से एपोमेटिक्स को कनेक्ट करना था वो हैरान कुन तौर पे इस गहराई से भी मजीद 22,600 फीट नीचे थी। समंदर की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जहां पर किसी इंसान का जाना और फिर वहां कोई मिशन अंजाम देना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा समंदर के बॉटम पे ऑयल वेल की ओपनिंग के साथ एपोमेटिक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इंस्टॉलेशन क्रू जो कि एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइपलाइंस को इंस्टॉल कर रहा था, उन्होंने ROV को क्रेन की मदद से समंदर के अंदर भेजा
ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है जिसमें पाइपलाइन को ठीक ऑयल वेल की ओपनिंग के ऊपर जाकर लैंड कराना होता है। 7,400